जेएनटी स्पेशल में लोकसभा 2024 के चुनावी दंगल का हाल आपको दिखा रहे हैं। वोट फॉर गुरबेज सबसे पहले बात आज टीवी के राम यानी अरुण गोविल की करते हैं। अरुण गोविल ने आज मेरठ से नामांकन दाखिल कर दिया। अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के वक्त उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मेरठ में पैदा हुए अरुण गोविल को बीजेपी ने उन्हीं के शहर से चुनावी मैदान में उतारा है। ये अपने में मेरठ शहर के लिए जितना ज्यादा खास है, उतना ही खास ये खुद अरुण गोविल के लिए भी है, क्योंकि जिस शहर में उनका बचपन बीता, आज उसी से उनके सियासी करियर की शुरुआत भी हो रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं मेरठ की जनता के बीच आकर उन्हें कैसा लग रहा है और जनता की उम्मीदों को पूरा करने को लेकर उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ जी ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उसमें आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा भी। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनंतनाग राजौरी सीट से वो उम्मीदवार होंगे। ये घोषणा डीपीएपी कोषाध्यक्ष ताज मोइनुद्दीन की तरफ से की गई है। गुलाम नबी के अनंतनाग सीट से लड़ने की घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीट से उम्मीदवार की घोषणा के एक दिन के बाद की गई है। इस सीट पर आपको बता दें कि चुनाव तीसरे चरण में तारीख 7 मई को करवाया जाएगा। तो गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अनंतनाग राजौरी सीट से अब वो उम्मीदवार होंगे। ये घोषणा खुद डीपीएपी कोषाध्यक्ष राज मोइनुद्दीन की तरफ से की गई है। और अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां चुनाव प्रचार का अंदाज जरा हटके है। चाय के स्टॉल पर चाय बनाते यहां के बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन। चाय बनाने और परोसने के बीच उन्होंने लोगों से बातचीत की। अब हम आपको चुनाव और चाय की इस सियासी मिलन की कहानी बताते हैं। वो था साल 2014 जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए चुनावी मैदान में उतरी थी और उस वक्त चाय वाला शब्द सियासी गलियारों से लेकर लोगों तक बेहद लोकप्रिय हुआ। और शायद यही कारण रहा है कि 10 साल बाद इसी अंदाज में सांसद महोदय ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया। ये सिर्फ गरीब लोग ही, जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है। और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में। आप योगी आदित्यनाथ शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरात के आणंद में पशुपालकों के लिए गुड न्यूज है। अमूल इस बार पशुपालकों को 525 करोड़ रुपए बोनस देगा। वर्ष 2023-24 के दौरान पहली बार अमूल का अनुमानित कारोबार 12,880 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो कि अमूल डेयरी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टर्नओवर है। इस परिणाम से खुश होकर ही ये घोषणा की गई है। रामनवमी को लेकर प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में खास तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में प्रभु श्रीराम के भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचेंगे। लिहाजा मंदिर प्रशासन की ओर से हर तरह की तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु श्रीराम की नगरी जो है वो अभी से तैयारियों में जुट गई है। रामनवमी के लिए जब बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंचने वाले हैं, बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, तो रामनवमी के लिए ये खास तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और इस बीच प्रचार की अजब गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। नागपुर में गडकरी चुनाव प्रचार में एक खास रथ पर सवार हुए और इसमें स्प्रिंकल्स लगे हुए थे, जो कि समय समय पर ठंडे पानी की बौछार करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस काले चश्मे लगातार लगाकर प्रचार कर रहे हैं।